मेरे बेटे की 4 बीवियाँ थीं। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हर बीवी जब भी बेटे के कमरे में जाती तो कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा बुरी और अजीब हालत में होती और वो तलाक लेने की जिद करती। मैं ये राज जानना चाहती थी। यूँ मैंने बेटे की 5वीं शादी करवाई तो इसकी जगह खुद घूंघट ओढ़ कर बैठ गई। मगर उस वक्त जान निकल गई जब मेरे बेटे ने, क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे का वलीमा एक बहुत अच्छे मैरिज हॉल में किया था। सारे इंतजाम खुश असलूबी से तय पा गए थे। तकरीब भी खत्म हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक गई थी, इसलिए बहू और बेटे से पहले ही घर आ गई थी। मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। वो चाय बनाने चली गई तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। आधे घंटे तक मेरा बेटा और बहू भी वापस आ गए थे। मेरी बहू मेरे ही पास आकर बैठ गई थी। मैं बोली, बेटी आज तुम बहुत हसीन लग रही थी। सब मेरी पसंद की दाद दे रहे थे। वहीं वो मुस्कुराने लगी थी। तभी मेरा बेटा आया और कहने लगा, आयशा रात बहुत हो गई है, आज आओ कमरे में। वो बोली कि जी अभी आती हूँ। इतना कहकर वो सोफे से उठी ही थी कि इसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। मैं भी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, आयशा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? अली भी अपनी बीवी की जानिब बढ़ा था, मगर फिर देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिर गई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से आयशा पर पानी के छींटे डाले थे। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई थी, मगर बहुत घबराई हुई थी। इसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मैं अम्मी आज रात में आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहू की फरमाइश सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। वो रोने लगी और बोली, अम्मी अगर रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? आप प्लीज मुझे अपनी बेटी समझकर अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दें। मैं बड़ी अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही थी। मेरे बेटे का भी चेहरा उतर गया था। फैसला नहीं कर पा रही थी। तब आयशा फिर से बोली, अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता है, बस एक रात की तो बात है। मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैंने अली की जानिब देखा और बोली, बेटा मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाऊं? मेरी बात सुनकर अली का चेहरा उतर गया था। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं अफसुदा हो गई थी क्योंकि मेरा बेटा जो नाराज हो गया था, मगर मैं अपनी बहू की दरख्वास्त में भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे इल्म है कि रिश्ते निभाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहू मेरे कमरे में आकर बहुत गहरी नींद सो गई थी। मैं भी बड़े दिनों की थकी हुई थी, इसलिए पुरसकून नींद सो गई। सुबह उठी तो बहू मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे ये सोच सोच कर फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरे बेटे और बहू में कोई अनबन ना हो जाए। मैंने सोचा कि चलो अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो मैं अपने बेटे को समझा दूंगी। यही बातें सोचती हुई मैं कमरे से बाहर आ गई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बहू किचन में खड़ी अपने हाथों से अली के लिए नाश्ता बना रही थी और अली भी इसके पास ही बैठा बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहू मेरे लिए कमरे में ही नाश्ता ले आई थी। मैं बोली, बहू अभी तुम्हारी शादी को दिन कितने हुए हैं जो तुम यूं किचन में घुस गई हो? वो मुस्कुरा कर बोली, अम्मी ये अब मेरा घर भी तो है ना, अपने घर के काम काज करने में क्या हर्ज है? मेरी बहू बहुत अच्छी साबित हुई थी। जब मेरा छोटा बेटा सोकर उठा तो इसे भी आयशा ने ही नाश्ता बना कर दिया था। सारा दिन यूं ही गुजर गया था। शाम के वक्त आयशा मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बोली, क्या बात है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? इसने नफी में सर हिला दिया था। कहने लगी, बस न जाने इस वक्त तबीयत बोझिल हो जाती है। शादी से पहले तो ये लगता था कि शायद दूसरे घर रुखसत हो जाने का खौफ है, इसलिए तबीयत खराब हो जाती है, मगर अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अपने घर आ गई हूँ। मेरा शोहर भी बहुत अच्छा है और आप भी माँ जैसी हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं। इसने नफी में सर हिला दिया। फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया था। मुलाजमा बर्तन वगैरह समेट कर ले गई थी। मेरी बहू बोली, अम्मी मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं बोली, हाँ बेटा यही दिन है, अपने शोहर को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। इन दिनों में अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो उम्र भर रहती है। आयशा कहने लगी, अम्मी अली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मुस्कुराई और अपने कमरे में जाने लगी, मगर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो चकरा कर नीचे गिर पड़ी थी। मेरे छोटे बेटे असद की नजर जैसे ही भाभी पर पड़ी वो चला उठा था। अम्मी अम्मी ये देखें, भाभी बेहोश हो गई हैं। मैं भाग कर आई। अली भी वहीं आ गया था। असद ने जल्दी से पानी का गिलास लाकर मुझे थमा दिया। मैंने पानी के छींटे डाले तो आयशा टूट कर बैठ गई। मैंने अली से बोली, अभी के अभी अपनी बीवी के अस्पताल लेकर जाओ, लगता है शादी की थकावट बहुत हो गई है। बच्ची को जब तक दवा नहीं लेगी ठीक नहीं होगी। मेरी बात सुनकर अली बेजार सा हो गया था। वो बोला, उठो आयशा, डॉक्टर के पास चलें। किस्मत अपनी अपनी, लोग तो शादी के बाद अपनी बीवियों के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर वो मेरी जाने मतवज्जा हुआ था और बोला, मी आपने लड़की ब्याने से पहले किसी किस्म की छान भी नहीं की थी। मेरे लिए पूरी दुनिया में आपको यही मरीजा मिली थी। अली की बातें सुनकर आयशा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी मैं मरीजा नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। खैर तब आयशा बोली, अम्मी मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज तो
नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती अली गुस्से से बोला, हाँ हाँ तुम अम्मी के कमरे में ही सोना, मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना, मैं इन ड्रामों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इतना कहकर अली गुस्से से तन फन करता अपने कमरे में चला गया था। आयशा डरी सहमी हुई मेरे गले लग चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आयशा एक रात मसीद मेरे कमरे में आकर सो गई थी, जबकि परेशानी से मुझे रात भर नींद नहीं आई कि बसने से पहले ही मेरे बेटे का घर उजड़ने वाला था। सुबह फिर से आयशा बड़ी जल्दी कमरे से निकल गई थी, मगर जब मैं बाहर गई तो लॉन्च में बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, अम्मी मैं अली के लिए नाश्ता बनाने आई थी, मगर वो बोले कि वो मुझे ऐसी औरत के हाथों से कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, खाना पीना पसंद नहीं करेंगे। इन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि न जाने तुम्हें वो कौन सी बीमारी है जो बार बार बेहोश हो जाती हो। मैं बोली आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वो भी राजी हो गई। दोपहर के वक्त में आयशा को चेकअप के लिए ले गई थी। डॉक्टर ने बड़ी तफसील से इसका मुआयना किया था, फिर कहने लगी कि आयशा बिल्कुल ठीक ठाक है, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैं बोली डॉक्टर साहिबा मेरी बहू हर शाम बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने आयशा को बड़े गौर से देखा, फिर बोली अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि अपनी बहू से मालूम करें कि नहीं इन्हें आपके बेटे से किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। अमूमन लड़कियां किसी चीज से डर कर बेहोशी का नाटक किया करती हैं। डॉक्टर मेरी दोस्त थी, इसलिए इसने सारी बात साफ सुथरे अल्फाज में आयशा के सामने ही मुझे समझा दी थी। मैंने वापसी के दौरान मैंने इनसे कहा कि मुझे बताओ तुम ये बेहोश होने का नाटक क्यों करती हो। आयशा बोली अम्मी मैं क्यों नाटक करूंगी, मुझे तो अली बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो इनके साथ वक्त बताना चाहती हूँ। मैं ड्राइवर की मौजूदगी में चुप कर गई थी, सोचा कि घर जाकर तफसीली गुफ्तगू करूंगी। घर पहुंचे तो अली बोला अम्मी मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोली बेटा अभी तो तुम दोनों मियाँ बीवी हनीमून पर भी नहीं गए। अली बदमसा होकर बोला अम्मी मैं इस जैसी मरीजा बीवी को हनीमून पर नहीं लेके जा सकता, मैंने क्या कसूर किया है कि वहां भी अस्पतालों के धक्के खाता रहूं। मैं बोली नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बीमार नहीं है, डॉक्टर ने इसका मुकम्मल मुआयना किया है, शायद बीपी की वजह से बेहोश हो जाती हो। अब तुम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा वक्त गुजार लो। आयशा ने अली का हाथ पकड़ा और बोली आ जाए अली, मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है। अली भी उठकर इसके साथ कमरे में चला गया था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शुक्र है मेरी बहू बेहोश नहीं हुई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी कमरे से बाहर आए तो अली ने मुझे बताया कि वो आयशा को अपने साथ खाने पर लेकर जाना चाहता है। मैं राजी हो गई। यूं वो दोनों घर से चले गए थे। इतने दिनों में आज मुझे जरा सुकून हुआ था कि चलो इन दोनों बच्चों की टेंशन खत्म हुई। रात गए वो दोनों वापस आए थे। आयशा भी बहुत खुश थी, इसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी। मैंने एक सुर्ख रंग का जोड़ा देखा और बोली सुबह तुम ये सूट पहना। इसने भी हामी भर ली। हम दोनों सास बहू बहुत खुश थी, मगर फिर वो हो गया जिसके मुतालिक सोचा भी नहीं था। आज आयशा कमरे में अम्मी थक गई होंगी, इन्हें आराम करने दो। आयशा भी आराम से उठी और जैसे ही कमरे में जाने लगी तो फिर से बेहोश हो चुकी थी। आज तो मुझे भी खौफ आने लगा था कि न जाने अली का रद्द अमल क्या होगा। मैंने पानी वगैरह आयशा पे डाला तो वो उठकर बैठ गई और फिर से जिद करने लगी कि वो मेरे कमरे में ही सोना चाहती है। तो अब अली ने खड़े खड़े ही आयशा को तलाक दे दी थी। अली तलाक देकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं और आयशा हक्का बक्का बैठी के बैठी रह गई थी। और फिर वो सख्ती की कैफियत से निकली तो फूट फूट कर रोने लगी। तब मैं बोली आयशा तुमने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? तुम क्यों अली के कमरे में नहीं जाया करती थी? तुम्हें शादी से पहले इल्म नहीं था कि शोहर के कुछ हकूक होते हैं? बीवी पर ना ही मेरी किसी बात का जवाब दे बिना बस जोरों की तार रोती रही थी। रात यूं ही गुजर गई और फिर सुबह के वक्त आयशा अपने घर चली गई। मैंने अली को आड़े हाथ लिया था और बोली तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी क्यों तुम्हारे कमरे में नहीं सोती थी? तुमने उससे ऐसी कोई बात कही थी क्या? अली बोला मैं अपना कसूर मुझ पर मत डालें, आपने मेरे लिए बीवी ही अच्छी नहीं छोड़ी थी। मैं अब दूसरी शादी अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से करूंगा और आपको मेरे मामलात में दखल अंदाजी की भी इजाजत नहीं होगी। मैं अली की बातें सुनकर चुप कर गई थी। अब मुझे मामला कुछ कुछ समझ में आने लगा था। दरअसल मैंने जब आयशा का रिश्ता अली के लिए मांगा था तब इससे इजाजत नहीं ली थी। मैं एक दिन लड़की देखने गई तो उस दिन अंगूठी पहना आई थी। घर आकर जब अली को बताया तो वह हक्का बक्का रह गया था। तब उसने नाराजगी का इजहार किया था। कहने लगा अम्मी आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं होना जो आपने मेरी राय को इस कदर गैर अहम समझा। मैंने अली से मासरत की थी मगर मैं फिर वो शादी के लिए राजी हो गया था। अब जब मैं आज सोचने बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद अली किसी और लड़की को पसंद करता था। इसने अपनी मर्जी से दूसरी शादी करने के लिए ढोंग रचाया था। न जाने वो अपनी बीवी से ऐसा क्या कहता था कि वो कमरे में जाने से पहले ही बेहोश हो जाती थी और फिर शादी के महाज से एक हफ्ते के अंदर अंदर आयशा को तलाक भी देती थी। आयशा तो बहुत ही अच्छी लगी थी। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि मुझे अली से मोहब्बत हो गई है, शायद सारा कसूर अली का ही था। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना दिखाई होती। आयशा को अंगूठी पहनाकर ना आती तो इस बेचारी की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं अली की शादी के फैसले में कुछ नहीं बोलूंगी।
अली ने अपने लिए लड़की ढूंढने में जो फुर्ती दिखाई थी वो इससे कबल किसी काम में नहीं दिखाई थी। इसने मुझे बताया कि मैं फिलहाल लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरा रिश्ता मांग ले। मैंने अली की बात मान ली और इसकी बताई हुई लड़की का रिश्ता मांग लिया। अनम के वालिदैन ने मुझसे इतना भी नहीं पूछा था कि आखिर अली की पहली तलाक क्यों हुई थी। शायद लड़का लड़की सारे मामलात आपस में तय करके बैठे थे। अली ने मुझसे कहा कि वो शादी सादगी से करना चाहता है। मैंने इसकी बात भी मान ली थी और यूं एक दिन मेरी बहू बनकर अनम घर आ गई थी। अनम भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने सोचा कि इसको दिल से बहुत तस्लीम करूंगी क्योंकि वो मेरे बेटे की जो पसंद थी। अली के चंद दोस्त आए थे, इन्हें खाना खिलाया था तो वो रुखसत हो गए। मैं अनम को अली के कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गई थी। अली भी बहुत खुश था। वो अपने कमरे में जाने लगा तो मैं बोली, अब बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना, इसको बहुत मान देना। शादी के पहले चंद दिन अगर शोहर बीवी की बात मान ले तो बीवी उम्र भर के लिए शोहर की महकूम हो जाती है। अली मुस्कुरा कर बोले, अम्मी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली भी अपने कमरे में चला गया था। हर सो अंधेरा फैल गया तो मैं भी उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी अली के कमरे का दरवाजा खुला था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, अम्मी अनम बेहोश हो गई है, मेरे साथ चलें। इस खबर ने मुझे अंदर तक लरसा कर रख दिया था। मैं जल्दी से अली के साथ कमरे में गई तो अनम बेसुध बेड पर पड़ी थी। मैंने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वह हड़बड़ा कर बैठ गई थी। अनम मुझे देखते ही रोने लगी और बोली, आंटी खुदा के वास्ते मुझे अपने कमरे में ले चले। मैंने अली की जानिब देखा था। वो अनम के लिए बहुत मुतफक्किर था। मुझसे बोला, अम्मी ले जाएं इसको अपने साथ। मैं अनम को अपने कमरे में ले आई थी। मैं बोली, बेटा क्या बात है, तुम बेहोश क्यों हो गई? परेशान हो इसने नफी में सर हिला दे और बोली, आंटी मैं तो अली को पिछले 5 सालों से जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। परेशानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो इस दिन के हजारों ख्वाब देख रखे थे। मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश कैसे हो गई। मैं बोली, बेटी ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही ना चला हो? लेकिन वो चुप कर गई तो मैंने उससे एक और सवाल पूछा था। मैं बोली, अनम तुमने मेरे कमरे में आने की जिद क्यों की? अनम खाली सी निगाहों से मुझे देखती रह गई थी। मैंने सोचा कि बहू आज ही घर आई है, इससे ज्यादा सवालात नहीं पूछना चाहिए, ये ना हो कि मेरी बातों से नाराजगी हो जाए। मैं अनम से बोली, तुम सो जाओ। वो आराम से बिस्तर पर लेट गई और मैं सोचने लगी कि अगर पहली बीवी की बेहोशी होने में अली का कसूर था तो फिर अनम कैसे बेहोश हो गई। मैं इस चीज के मुतालिक जितना सोच रही थी मामला उतना ही उलझता जा रहा था। मैंने सर झटक दिया और आराम करने की गर्ज से लेट गई थी। मुझे लगा था कि अली अनम से भी नाराज होगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अली अगले दिन बड़ी मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा था। रात हुई, अनम फिर से बेहोश हो गई और जब होश में आई तो बोली, आंटी मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैंने अली के चेहरे पर बेबसी देखी थी। वो बोला, अनम हमारे कमरे में क्या खराबी है, तुम वहाँ क्यों नहीं सोना चाहती? अली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खुद से उठकर मेरे कमरे में चली गई थी। मैं बोली, अली ये सब क्या है? इसके चेहरे पर बड़ी परेशानी नजर आ रही थी। कहने लगा, अम्मी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, न जाने ये सब क्या हो रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली बोला, अम्मी आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोला, अम्मी कि कहीं ये सब आयशा की दुआ की वजह से तो नहीं हो रहा? मैं बोली, नहीं बेटे तुम फिक्र ना करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को अजर से गुजरता हुआ देख रही थी। 1 महीना यूं ही गुजर गया था। हर शब मेरी बहू मेरे कमरे में आकर सो जाया करती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी मगर इसने एक दिन भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। ऐसा लगता था जैसे इसकी जबान पर ताले पड़ गए हैं। अनम के मामले में अली भी बहुत लचक दिखा रहा था। इसने अनम को खुली छूट दे रखी थी। यूं ही 1 महीने गुजर गया। एक दिन अनम बोली, मैं अपने वालिदैन से मिलने घर जाना चाहती हूँ। मैंने और अली ने इजाजत दे दी थी मगर हम इस बात का इल्म नहीं था कि अनम हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। अनम ने अली से खुला का मुतालबा कर दिया था और सारी बातें राज ही रह गई थी। अली ने भी उसे तलाक दे दी थी। अब अली बहुत गुस्से में रहने लगा था। वो बोला, अम्मी अनम ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने इसकी वजह से आयशा को तलाक दी थी मगर इसने मुझे तमाशा ही समझ लिया है। अब मैं इसको जलाने की खातिर शादी करके ही रहूंगा। मगर वही हालात इसके साथ होते रहे। फिर मैं बोली, बेटा तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? इसने नफी में सर हिला दिया और बोला, अम्मी आप मेरे लिए लड़की पसंद कर ले, मैं ये शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूँ। मैंने हामी भर ली और अली के लिए 5-6 बीवी ढूंढने लगी थी मगर इस बार मुझे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जिसके घर में रिश्ता देखने चाहती थी लोग मुझसे पहला सवाल यही करते थे कि आपके बेटे की पहली 4 तलाकें किस वजह से हुई। वजह तो मुझे खुद मालूम नहीं थी तो दूसरे को क्या जवाब देती है। खैर यूं ही वक्त गुजरता रहा। मुझे एक ऐसी लड़की का रिश्ता मिल गया जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने अली को लड़की की तस्वीर दिखाई और इसके मुतालिक एक एक बात उससे बता दी थी। मैं बोली, अली अब तुम खुद देख लो इस जगह शादी करनी है या नहीं। अली जल्दी से बोला, अम्मी मैं यहाँ पर शादी करने पर रस्सामंद हूँ। और यूं सोया मेरी 5वीं बहू बनकर आ गई थी। इस बार तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। समझ नहीं आता था कि आगे क्या बनेगा और फिर वही हुआ जिसका डर था। जोया भी शादी
शादी की रात बेहोश हो गई थी। जब वो होश में आई तो उसने कहा कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं इसे अपने कमरे में ले गई और बोली, जोया मुझे बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आ गई। वो कहने लगी, आंटी अली के कमरे में बहुत वहशत थी। मेरा दिल बैठने लगा था और फिर मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैं होश में आई तो बस दिल चाहा कि वहां से भाग जाऊं। मुझे लगा कि आपके कमरे में आकर मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं बोली, तुमसे अली ने भी कुछ कहा था? वो बोली, हाँ, उन्होंने ही कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हुई थी। मैं झट से बोली, बताओ क्या कहा था? जोया सोचने लग गई थी। फिर वो बोली, मैं भूल गई, मैं सोच कर बताऊंगी। अब मेरी 5वीं बहू के साथ एक दिही माजरा हो गया था और मैं इस मामले की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए मैंने एक मंसूबा बनाया था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही बेटे के कमरे में जाऊंगी कि आखिर इधर ऐसा क्या होता है कि इसकी बीवियां इसके साथ टिकती ही नहीं है। रात हुई तो मैंने जोया से कहा कि तुम आज शाम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वो बोली, क्यों आंटी? अली मेरा पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? मैं बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये मामला मैं खुद ही सुलझा लूंगी। जोया एक शरीफ लड़की थी, वो बात की खाल नहीं उतारा करती थी, इसलिए इसने मेरी बात मान ली। शाम हुई तो अली भी घर आ गया था। वो बोला, जोया कहाँ है? मैंने कहा कि वो तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो ये बात सुनकर खुश हो गया था। रात का खाना खाकर मैं अली के कमरे में जाकर छुप गई थी, क्योंकि आज मुझे हर हाल में अपने बेटे का राज मालूम करना था। मैं अपने कमरे में छुपकर एक एक चीज का जायजा ले रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे में अली आ गया और तब मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मेरा असार ही खता हो गए। मैं 25 साल पीछे चली गई थी। मुझे वो दिन याद आ गया था जब मेरी शादी अली के अब्बू के साथ हुई थी। मेरी इनके साथ दूसरी शादी थी और मुझे पहली बीवी के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया गया था। जब मेरी शादी को 3 माह हो गए तो मैं हामला हो गई थी। मेरे हामला होने की खबर सुनकर मेरी सास और शोहर बहुत परेशान हो गए थे। मैं हैरान थी कि इन्हें खुशी क्यों नहीं हुई और तब मेरी सास ने एक दिन एक बड़ा सा तवीज लाकर मेरे गले में डाल दिया था। मैंने वजह पूछी तो मेरी सास बड़ी खौफजदा सी नजर आई थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी की पहली शादी जादूगरनी से हुई थी। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, कि आजकल के दौर में भी जादूगरनियां होती हैं? तब मेरी सास बोली, ये औरतें जो पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ी होती हैं, ये जादूगरनियां ही तो होती हैं। तुम्हें इल्म है क्या? अहमद ने अपनी मर्जी से शादी की थी। एक दिन वो अपने साथ रास्ता को ले आया था। कहने लगा, अम्मी ये मेरी बीवी है। मैं तो अहमद की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, एक ऐसी लड़की जिसको मैं ब्याह कर नहीं लाई, इसको मैं अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तब अहमद कहने लगा, ठीक है, अगर आप मेरी बीवी को तस्लीम नहीं करेंगे तो मेरे घर से निकल जाएं। मेरा वो बेटा जिसने कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो मुझे घर से निकल जाने को कह रहा था। मैं तो चुप होकर ही रह गई थी। फिर इसके बाद मैं हर वक्त बीमार रहती थी, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई। अहमद को तो मेरी परवाह ही नहीं थी। वो अपनी बीवी के जुल्फों का असीर हुआ था। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे एक पीर साहब के पास ले गई। मैंने उससे हिसाब करवाया तो कहने लगा कि तुम पर और तुम्हारे बेटे पर सख्त किस्म का काला जादू चला है। फिर पीर साहब ने इस जादू का तोड़ कर दिया तो मैं अभी अच्छी भली हो गई और अहमद के सिर से भी बीवी का भूत उतर गया। रास्ता का क्या हुआ? जादू खत्म हुआ तो अहमद को भी रास्ते में बुराइयां नजर आने लगी थी। अब उनमें हर लड़ाई झगड़ा रहता, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी बिस्तर से लग गया था। मुझे इल्म हो गया था कि ये रास्ता का ही किया धरा है और फिर मैंने अहमद का भी तोड़ करवा दिया। अहमद से याब हो गया तो मैंने इसकी शादी तुमसे करवा दी। अब तुम हामला हो तो मुझे फिक्र है कि रास्ता का वार तुम पर या बच्चे पर ना चल जाए। मैं बहुत ज्यादा खौफसदा हो गई थी और फिर मेरे अली की पैदाइश से पहले ही मेरी सास इंतकाल कर गई थी, इसलिए वो अली के लिए कोई तावीज नहीं करवा पाई थी। आज अली का अमल हुआ तो ऐसा लगा कि एक भेड़िया कमरे में दाखिल हो गया। मैं तो खुद भी होश होते होते बची थी। खैर मैं अगले ही रोज अली को एक बहुत पहुंचे हुए पीर साहब के पास ले गई तो वो कहने लगे कि इस पर काला जादू हुआ है ताकि इसका घर ना बच सके। इसकी बीवियां जो रात के वक्त बेहोश होती हैं वो भी इसी वजह से होती हैं। अली के कमरे में इन तावीजों की मदद से ऐसी वहशत भर दी गई है कि जो कोई भी इसमें दाखिल होने का सोचता है तो बेहोश हो जाता है। मैंने पीर साहब से कहा कि मेरे बच्चे के जादू का तोड़ कर दें और कोई ऐसा अमल बता दें जिससे दोबारा इस किस्म का कोई तावीज ना चल सके। पीर साहब कहने लगे, तुम लोगों पर जादू कराने वाली चल बसी है, यह आखिरी जादू रह गया है तुम्हारे घर आने पर, इसका भी तोड़ हो जाएगा। फिर अली पर हुए जादू का तोड़ हो गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। अली घर वापस आया तो इसकी बीवी पहले से ही इसके कमरे में मौजूद थी और मुझे इल्म हो गया था कि इस सारे खेल में ना तो आयशा कसूरवार थी और ना ही मेरा अली। ये सब तो रास्ता का किया था। खैर अब वो इस दुनिया से जा चुकी है, अपना किया वो अपने साथ ले गई है। मैं तो इसकी बख्शिश के लिए दुआ भी नहीं कर सकती कि इसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह होने पर पहुंच चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।